वहां पर कृषि को लेकर के अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो भी कृषि की स्थिति है वह सुधरे और प्राकृतिक तरीके से कृषि हो सके। जी, धन्यवाद। सर, आजादी के पहले जो सबसे पहला बजट पेश किया गया था वो 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद देखिए, आजादी के पहले जो बजट पेश किए गए थे, बजट से रिलेटेड फैक्ट्स क्या थे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले एक सेशन में चर्चा करी है, जब हमारा टॉपिक था बजट से मतलब 10 पिलर्स ऑफ बजट करके हमने एक टॉपिक पे चर्चा करी थी आज से 2-3 दिन पहले। तो उसमें हमने ये सारे फैक्ट्स बजट को लेकर के सब चर्चा कर ली थी। हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय बजट, यूनियन बजट 2024-25 के मेन फीचर्स क्या हैं। हमें इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, ना कि बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात हमें नहीं करनी है। मतलब जो प्रिवेलिंग फैक्ट्स से हमें बात करनी है। तो हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और हम एक जैसे रेफरेंस ले लेते हैं। ये पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आधिकारिक जानकारी जो दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लगभग लगभग बजट के सारे पॉइंट्स को समाहित किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो इस बजट को पार्ट ए और पार्ट बी, दो अलग अलग पार्ट्स में इसे पास किया गया है ना, भाग एक और भाग बी। तो भाग एक और भाग बी में अलग अलग दो पार्ट हैं, जिसमें दूसरे वाले पार्ट में टैक्सेशन, जिसको लेकर के बजट जब आता है तो आम पब्लिक, नौकरी करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले छोटे मोटे जो भी लोग हैं, मतलब है ना, आम लोगों को सबसे ज्यादा किस बात की चिंता या किस बात की प्रतीक्षा रहती है कि भैया बजट में हमारे टैक्स के ऊपर हमें क्या रिबेट मिलने वाला है। टैक्सेशन से रिलेटेड जो है उनकी एक चिंता रहती है, और वो लोग बड़ी प्रतीक्षारत आतुर रहते हैं कि हम लोग टैक्सेशन से रिलेटेड देख पाए कि टैक्स में क्या चेंजेस हुए वगैरह वगैरह, है ना। तो हम पार्ट बी में इसको यहाँ पे कवर करेंगे और पार्ट ए में जो है बाकी। तो बजट अनुमान मतलब बजट एस्टिमेट्स जो है 2024-25 के क्या है, जो कुल टोटल रिसिप्ट्स हैं, हमने अभी एक पहले बढ़िया तरीके से पूरा असाइनमेंट भी किया था बजट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। तो जो कुल रिसिप्ट्स हैं हमारे 32.7 लाख करोड़ है। कुल खर्चे जो एक्सपेंडिचर्स, टोटल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं 48.21 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। और इसके साथ में हाँ, और इसके साथ में नेट टैक्स रिसिप्ट हमारा क्या है, नेट टैक्स रिसिप्ट क्या है हमारा 25.83 लाख करोड़ है। और उसके बाद में फिजिकल डेफिसिट यदि आप देखेंगे राजकोषीय घाटा, तो ये 4.9% है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले साल घाटे को 4.5% से नीचे लाना ये सरकार का लक्ष्य है। मुद्रास्फीति कम हुई है, मतलब मुद्रास्फीति कम का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन ये ऑलरेडी मतलब धीरे धीरे ही चल रही है, जैसे पहले से था वैसे अभी है, लेकिन स्थिर है और ये 4% के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कोर मुद्रास्फीति, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन 3.1% पे है। बजट का फोकस जैसा कि आपने बताया रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई और मध्यम वर्ग के ऊपर है। तो ये 4 पिलर्स हैं बजट के फोकस, इस साल के बजट में इनके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं का पैकेज दिया गया है। 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें पहली बार आने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को, जो कर्मचारी ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होंगे उनको जो है 1 महीने की सैलरी जो है 15,000 रुपए तक की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में
जो ईपीएफओ में रजिस्टर होने वाले कर्मचारी होंगे उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की बात की जा रही है, ठीक है। और रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ योगदान के हाँ, तो ईपीएफओ से रिलेटेड जो लोग भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आज की ये जो खबर है वो ईपीएफओ से ही आज की, माफ कीजिएगा, जो बजट का हम लोग देख रहे हैं एक समरी, उसमें ईपीएफओ से शुरुआत की गई है कि ईपीएफओ में क्या क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। जो लोग ईपीएफओ में पहली बार आएंगे, ठीक है, तो उन्हें जो है, जो पहली बार पंजीकृत होंगे, उनके लिए 15,000 रुपए की 1 महीने की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी जो है, यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार जो है उनको बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में एम्प्लॉयर्स यानी कि जो नियोक्ता हैं उनको भी सरकार यहाँ पे सपोर्ट करेगी 3,000 रुपये पर महीने 2 साल तक, ठीक है। जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसके लिए प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उसके लिए सरकार प्रदान करेगी। स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ने काफी इस बजट में स्किलिंग के लिए, जो भारत सरकार की कौशल विकास योजना चल रही है, उसके लिए 20 लाख युवाओं को यहाँ पे कौशल मतलब हुनरमंद बनाया जाएगा, यानी कि कौशल उनको स्किल्ड बनाने की बात चल रही है। 1,000 से अधिक जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप जो कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप के लिए ये योजना लाई गई है। बजट की 9 प्राथमिकताएं क्या क्या है? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, यानी कि एग्रीकल्चर को लेकर के, जैसा आप लोगों ने कहा, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, रोजगार और कौशल के बारे में जैसे सरकार ने कहा कि 500 कंपनियों में, टॉप कंपनियों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को इसमें हम लोग इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, जो फर्दर आगे चल करके एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट पर भी सरकार काफी ज्यादा इस बार बजट में बातें की गई हैं। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और साथ ही सामाजिक न्याय, है ना, इन दोनों के ऊपर भी ध्यान है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज के ऊपर ना, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद में ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना के ऊपर, और फिर उसके बाद में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, इनोवेशन, नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और साथ साथ में जो है अगले जेनरेशंस के लिए भी कई सारे रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। अब एक एक करके हम प्राथमिकता देखते चलते हैं कि भाई कृषि में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि कृषि में हम लोग प्रोडक्टिविटी और रिजिलियंस, मतलब उत्पादकता और लचीलापन को हम बढ़ाएंगे, है ना, रेजिलियंस एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो क्या होगा? 1.52 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए और उससे संबंधित सेक्टर्स के लिए एलोकेशन हुआ है। 109 जो है उच्च उपज वाले, और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जलवायु से मतलब जलवायु के प्रति, मतलब जिन फसलों पर जलवायु का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बेसिकली ये क्लाइमेट रेजिलियंस कहने का मतलब यह है कि ऐसे सेक्टर जिनके ऊपर जलवायु का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, तो ऐसी किस्मों का 109 किस्में जो है 32 क्षेत्र और 109 उच्च उपज की जो किस्में हैं उनको जारी की जाएंगे। मतलब उसके ऊपर लगातार काम, मतलब लगातार कार्य चल रहा है। इस पिछले वीक का यदि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज खोल के देखेंगे तो उसमें इस बारे में एक बहुत अच्छी खबर दी हुई है, बहुत फ्रंट पेज की खबर है, कि जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से रेडिएशन के जरिए, न्यूक्लियर रेडिएशन के जरिए हम लोग जो नई नई कह सकते हैं कि जो मतलब एक ब्रीडिंग जो होती है, म्यूटेशन ब्रीडिंग जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे हाइब्रिड क्रॉप्स निकालते हैं ना। हाइब्रिड क्रॉप्स निकालने का फायदा क्या होता है कि उसी एक सर्टेन दिए हुए क्षेत्र में हम लोग ज्यादा उपज प्राप्त कर पाते हैं ना।
तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमें ज्यादा उपज प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड जो क्रॉप है, हाइब्रिड जो फसल है वो चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें म्यूटेशन की जो मतलब म्यूटेशन का जो प्रोसेस है उसे हमें अपनाना पड़ेगा। और म्यूटेशन प्रोसेस अपनाने के लिए एक नई जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नई है, चल रही है लगातार, इसके ऊपर काम चल रहा है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो है नई नई नस्लें तैयार करने के लिए लगातार हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेकर के सरकार काफी ज्यादा मतलब गंभीर है। तभी तो बजट में इसको मेंशन किया गया कि 109 बहुत उच्च उपज वाले और साथ ही साथ जिनके ऊपर जलवायु का फर्क इतना ना पड़े, ऐसे जो है 32 से ज्यादा, ठीक है ना, ये मतलब खेतों में लगाए जाने वाले और साथ में हॉर्टिकल्चर वाले ऐसे पौधों के किस्मों को जारी किया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक किसानों को पूरे देश के अंदर में नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी कि भाई प्राकृतिक तरीके से जो है आपने जो कृषि करनी है वो किस प्रकार से करनी है। 10,000 जो है नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो है उनको नेचुरल फार्मिंग में स्थापित किया जाएगा। साथ में ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के लिए लागू किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सब चीजें डिजिटली हो रही हैं, तो खेती भी डिजिटली होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो किसानों के लिए जरूरी है, जिनको जानना जरूरी है। फिर रोजगार और कौशल में आते हैं, हमारे काम से संबंधित चीज। तो प्रधानमंत्री पैकेज के रूप में जो है रोजगार कौशल में 3 योजनाएं, एक तो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है, ठीक है, पहली योजना है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, दूसरी योजना है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, जो ऊपर हमने देखा कि विनिर्माण के क्षेत्र में जॉब होंगे, और तीसरा है एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करना। तो पहले भी हमने ये देखा ना, ऊपर दिया हुआ था ईपीएफओ के जरिए। तो 3 मुख्य रूप से ये 3 चीजें हैं कि जो पहली बार जो लोग ईपीएफओ में आएंगे, मतलब पहली बार जिनको कोई ना कोई रोजगार मिल रहा है। ईपीएफओ में आने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइमर्स इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिनको पहली बार रोजगार मिले, पहली बार नौकरी करने आ रहे हैं, तो उनको सरकार अलग से, जो क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन करने के लिए जो 15,000 रुपए की राशि है एक सैलरी की, वो 3 किस्तों में आपको दी जाएगी। दूसरी योजना क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना है, क्योंकि ये एक बहुत तेजी से उगता हुआ मतलब बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तो बहुत सारे जो है सरकार विनिर्माण क्षेत्र में जॉब बनाएगी, मतलब बहुत सारे मजदूरों को स्किल्ड करेगी कि भाई तुम्हें कैसे ईंट ढोना है, कैसे क्या बोलते हैं ईंट जोड़ना है। तो इसलिए सरकार बहुत ज्यादा स्किल करने के उसमें है विनिर्माण के क्षेत्र में, ठीक है ना। और उसके पश्चात जो है जो नियोक्ता है यानी कि एम्प्लॉयर्स हैं, उन एम्प्लॉयर्स को भी सरकार इसमें सहायता प्रदान कर रही है, सपोर्ट प्रदान कर रही है। तो ये तो पहली जो इनकी योजना है। उसके बाद में महिलाओं की जो है ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का हो वर्क फोर्स में, इसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे। कामकाजी महिला छात्रावासों का मतलब जो हॉस्टल्स है, लेडीज हॉस्टल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल कह सकते हैं, उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। क्रेज, जो ऐसी लेडीज हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए क्रेज की व्यवस्था की जाएगी। और विमेन सेंट्रिक जो है स्किल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और साथ में SHG, अभी SHG एक टर्म है, ठीक है, SHG इंटरप्राइजेस टू बी प्रोमोटेड वुमेन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको बोलते हैं स्व सहायता समूह। तो ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करेगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास की नई केंद्र प्रायोजित योजना में इनको, मतलब ये क्या है मुख्य रूप से आप लोग ऐसे जानते भी होंगे, मैं थोड़ा सा इसको और मतलब सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूं कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा जो युवा हैं उनके कौशल को मतलब विकसित करने के लिए, कौशल मतलब क्या होता है सर, कौशल मतलब ये होता है कि जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको आप एक सिलाई मशीन चलाना आपको सिखा दिया, आपको कारपेंटर का काम कैसे करते हैं ये सिखा दिया, आपको प्लम्बिंग का काम कैसे करते हैं ये सिखा दिया, आपको जो है
मतलब इस तरह के छोटे मोटे जो कार्य होते हैं ना, जो जिसको हम स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी तो साइकिल का पंक्चर लगाने का काम करता है। हाँ करता है, तुम कर सकते हो क्या? तुम कर सकते हो? नहीं ना। बहुत छोटा, हमको लगता है अरे साइकिल का पंक्चर बनाने का काम है। अरे पंक्चर बनाने का काम है, लेकिन तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये तो शू पॉलिश करने का काम करता है, तुम कर सकते हो? शू पॉलिश तो चलो कर सकते हैं, लेकिन जूता सिलने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा काम हमें लगता है, लेकिन वो क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, जो सब नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जिसने उसको सीखा है। तो इस स्तर पे भी तो बहुत बड़े मतलब बहुत बहुत रोजगार है ना। अरे वो तो नाई का काम करता है, तो वो नाई का काम करता है ना, तुम तो नहीं कर सकते। तो वो एक कौशल है। वो लोहा बनाने का काम करता है, वो इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, इसके लिए कौशल जैसे कारपेंटर की मैंने बात करी, कितना मुश्किल काम होता है कारपेंटर का, आप सोचिए, है ना। हमारे उसमें कारपेंटर्स को और जो लोहे के काम करते हैं उनको विश्वकर्मा कहा गया है। विश्वकर्मा कहा गया है क्योंकि वो इतना आसान काम थोड़े है। कोई कर पाएगा क्या? नहीं। जो बच्चे बचपन से सीखते हैं, जिनका एक तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब घर उनके पारिवारिक जिनका वो काम होता है, उनके पिताजी भी को करते हैं, उन्होंने देखा अपने घर में बाकी लोगों को करते हुए देखा, तो देख देख के फिर सीख सीख के, है ना। वो एक जो आरी चलाने वाली होती है ना। तो एक बार ऐसे ही मेरे घर में लकड़ी का, बहुत पहले जब मैं थोड़ा स्कूल में था तो हो रहा था, तो मैंने बोला अरे ये कौन सा मुश्किल काम है आरी चलाएगा, लाओ मैं भी काट दूंगा। क्या ऐसे ऐसे तो करना है आरी? ऐसे उठाया और सर से हमारा हाथ कट गया, मतलब ऐसा फिसला, हाथ कट गया। तो चीजें क्या है कि दिखने में हो सकता है आसान लगे, लेकिन कौशल, तो कौशल विकास के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पे काम, कैसे काम करती है? इसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज, है ना, जिस मिनिस्ट्री से संबंधित वो कार्य है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट मिनिस्ट्रीज भी, और साथ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अपने जो भी स्कीम्स हैं उनको जारी करते हैं। इन स्कीम्स को एनजीओज के जरिए, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के जरिए जो है ये स्कीम्स को लोगों तक, आम जनता तक लेकर के जाया जाता है। ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, या फिर इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, कौशल विकास योजना करके कुछ है, तो डीडीयू का, इस तरीके से, तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि ठीक है ये योजना है भाई, हम इसमें आपको फंड देंगे और आप इसमें बच्चों को लाइए और उनको ट्रेंड कीजिए। तो जो भी एनजीओ हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर अपने सेंटर ओपन करेंगे, उसमें उस एरिया के बच्चों को, बच्चियों के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उसके बाद कुकिंग भी सिखाने के लिए स्कीम्स चलती हैं। उसमें भी आगे चल, कुकिंग कौशल है ना। खाना बनाना, अरे घर में तुम खाना ही तो बनाती हो, तुम बना सकते हो क्या? हम मतलब घर में बोल देते हैं ना, अरे दिन भर घर में खाना ही तो बनाती हो, आप बना सकते हो क्या? नहीं बना, हाँ हाँ मैं बना सकता हूँ। कितना दिन बना सकते हो? है ना। अपना बनाए 2-3 दिन खाने के बाद चौथे दिन से खाने का मन ही नहीं करेगा, इतना अच्छा बनाते हैं। तो वैसा, तो उसके लिए वो भी अच्छा, उसमें वो तो खैर चलिए डोमेस्टिक लेवल पे हो गया, ऑन ए लाइटर नोट। लेकिन अगर हम कैरियर की बात देखें तो उसमें भी काफी अच्छा कैरियर है, कुकिंग में भी कैरियर है। तो उसके लिए तो इस तरीके से बहुत सारे, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कौशल विकास योजनाएं चलती रहती है। तो ये बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। और इसको, अच्छा, अब तो जब नया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आने के बाद में नई सरकार में पिछले टर्म से और भी एडवांस, जैसे और भी एडवांस्ड का मतलब क्या हो गया, तो मैंने बहुत ही बेसिक आपको बता दिया। और भी एडवांस्ड का मतलब जैसे मेडिकल क्षेत्र में, अब जैसे मेडिकल क्षेत्र बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि मेडिकल क्षेत्र मतलब डॉक्टर, नहीं, मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर तो एक से मतलब घटक, एक कंपोनेंट है मेडिकल क्षेत्र का। उसके बाद आप देखें तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो है, उसको पैरामेडिक्स कहते हैं। उसके अतिरिक्त भी उनके सहायक होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, एक एक्सरे टेक्नीशियन को हेल्प करना है, तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। 1-2-3 महीने का भी उसने कोर्स कर लिया, उसमें बेसिक उसको चीजें पता लग गई, तो भी वो हेल्प एज ए सहायक, एज ए असिस्टेंट काम कर सकता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शुरू किए हैं, है ना। जिसमें कि
इस तरह के भी कोर्सेज कराए जाते हैं, अप्रेंटिसशिप, बिल्कुल ऋतुराज जी सही कह रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, तो इसके ऊपर लगातार निरंतर काम चलता आ रहा है और अब इस बार के बजट में भी सरकार ने इसको प्राथमिकता पे रखा है, क्योंकि लोग अगर स्किल्ड होंगे तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। हमेशा यदि हम इस बात पे डिपेंडेंट रहे कि हमें कोई रोजगार दे तो ही हम रोजगार वाले कहलाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट आवरसेल्फ, तो ऐसा नहीं होता है ना। हम अपने से भी हम अपना अगर स्किल्ड है तो हम अपने लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडल स्किल लोन स्कीम टू बी रिवाइज्ड टू फैसिलिटेट लोन्स अप टू 7.5 लाख रुपया। तो ये मॉडल स्किल लोन योजना जो है इसे भी रिवाइज करके अब 7.5 लाख रुपए तक का लोन इसमें मिल सकता है ना। मॉडल कौशल ऋण योजना के लिए, है ना। तो अगर अभी आपको अपना कौशल बढ़ाने के लिए ऋण चाहिए तो आप सरकार से 7.5 लाख रुपए तक मांग सकते हैं कि भैया दो, हमें अपने कौशल को बढ़ाना है ना। हम चाहते हैं कि हम बेहतर, हमारे अंदर बेहतर ट्रांसलेशन बनने का कौशल, इसके लिए 7.5 लाख रुपए दे तो हमें सीखना है। ठीक है, फिर हमारे हम लोग अपने फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन जो है वह बढ़ा करके उसको भी लाख रुपए में कर देंगे, है ना। क्योंकि 7.5 लाख तो आपको अनुवाद कौशल सीखने के लिए ऋण ही मिल रहा है। ठीक है, तो पर उसकी कैटेगरीज है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी उसकी कैटेगरीज है। उसके बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट 10 लाख रुपए तक का देना है हायर एजुकेशन के लिए घरेलू संस्थाओं में। ठीक है, उन युवाओं को जो किसी अन्य स्कीम के तहत, किसी अन्य स्कीम योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा कि भाई आप डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे पढ़ाई करिए। तो इस तरीके से आपको कौशल विकास के लिए अब तीसरी प्रायोरिटी क्या आ गई, इसमें आ गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें क्या है, गया में एक इंडस्ट्रियल गया मतलब गया बिहार में जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पीरपैंती, ये कहाँ है भाई पीरपैंती, यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट जो है लगाए जाएंगे, 2400 मेगावाट पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसका कॉस्ट रहेगा 21,500 करोड़ रुपया, 21,400। पीरपैंती कहाँ है, बिहार में है क्या? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है इसमें 15,000 करोड़ की एक स्पेशल पैकेज जो है वो आंध्र प्रदेश को दिए जाएंगे, स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना, इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, 15,000 करोड़ रुपया। उसके बाद में विशाखापट्टनम के साथ में कोपार्ती में विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट करने के लिए वहां पर भी ये कार्य सरकार करेगी। ठीक है, कोपार्ती में हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है, ओरवाकल में भी इंडस्ट्रियल नोड बिठाया जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के लिए हो गया। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। तो महिलाओं के ऊपर सरकार का बहुत ध्यान है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, तो जो आदिवासी ग्राम है क्षेत्र है उनको भी उन्नत बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बैंकों की शाखाएं खोली जाएंगी। तो ये सारा हो गया आपका प्राथमिकता 3। प्राथमिकता 4 में क्या आ गया, प्राथमिकता 4 में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और साथ में मैन्युफैक्चरिंग के साथ में विनिर्माण और सेवाएं। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात हमने पहले भी करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार ज्यादा पैदा करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब जहां भी इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उनके लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। इसका मतलब क्या हुआ, एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी योजना करने से क्या होगा, एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी योजना करने से ये होगा कि कोई भी व्यक्ति छोटे स्तर पे भी चाहता है कि मैं कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूं। मैन्युफैक्चरिंग बोलने से हमको क्या ध्यान में आता है, बड़ी बड़ी चिमनी वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? नहीं, आजकल तो आप 10 बाई 10 के कमरे से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को पेपर प्लेट पत्तल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग आप शुरू कर सकते हैं। आप जो है पेपर बैग बनाने की मैन्युफैक्चरिंग जो आजकल चल रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे स्तर पे जो है आप बहुत सारे अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मतलब अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं। तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना का मतलब है कि आपको बढ़िया तरीके से सरकार जो है लोन देगी। और अब इसमें इस लोन के लिए, पहले इसमें क्या होता था, थर्ड पार्टी का एक गारंटी लगता था, है ना, वह अब नहीं लगेगा। मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए आप जो है डायरेक्ट लोन एमएसएमई के लिए ले सकते हैं।
और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने एमएसएमई शुरू किया, एमएसएमई के तहत आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया और आप चले गए किसी भी तरीके से घाटे में, आपका माल बिक नहीं रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। यदि आप जो है स्ट्रेस पीरियड में चल रहे हैं तो उस समय भी आपको बैंक के द्वारा क्रेडिट यानी कि ऋण को जारी रखा जाएगा। उसके लिए नए नए सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। मुद्रा लोन दिया जाएगा, लिमिट मुद्रा लोन जो है तरुण कैटेगरी के अंदर, जो भी युवा है, वे जो लोग एमएसएमई में आकर के और अपना अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो उनका जो है 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपया मुद्रा लोन की योजना कर दी गई है। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए लागू है जिन्होंने पहले लिया और अब उन लोगों ने उसे क्या कर दिया, चुका दिया है। अगर नहीं चुकाया है तो डिफॉल्टर्स को सरकार नहीं देगी, वरना तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हो चुकी है खत्म, अब तुम्हें हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, अब देखिए ये जो है इसी में आगे बढ़ते हुए TREDS में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए बढ़ी हुई गुंजाइश। अब ये TREDS एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अनिवार्य ऑन बोर्डिंग का मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप आइए और आ करके जो है तो उसमें जो खरीदारों का टर्नओवर है कि कौन से लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं, तो 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़ कर दिया गया है। ये TREDS का फुल फॉर्म थोड़ा सा चेक करके हमको फटाफट कोई बताइए। उसके बाद में देखिए खाद्य वितरण गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई का है, तो एमएसएमई के ऊपर सरकार का जोर है। ठीक है, तो एमएसएमई यूनिट जो है फूड इरेडिएशन है ना, क्वालिटी और सेफ्टी, इसके लिए, तो इसके लिए भी सरकार जो है फूड इरेडिएशन के लिए, मतलब इरेडिएशन कहने का मतलब यह है कि उसको विकिरण से मुक्त करने के लिए, है ना, एमएसएमई सेक्टर्स में यूनिट, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फूड रेडिएशन से क्या नुकसान हो रहा है। फूड रेडिएशन से नुकसान ये हो रहा है कि जो बहुत मतलब बड़ी संख्या में अब जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसको जो है उसके लिए प्रोसेस है कि उसको हम रेडिएशन कर देंगे जिससे कि ऐसा नहीं होगा और इसकी संभावना कम हो जाएगी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एमएसएमई यूनिट्स बैठाए जाएंगे, है ना, 50 से ज्यादा जो है मल्टी प्रोडक्ट यूनिट्स ऐसे बैठाए जाएंगे और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कि भाई आप ये फूड इरिडिएशन का काम करो। उसके अतिरिक्त ई कॉमर्स के सेक्टर में हम लोग अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हब बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP करके ये आता है एक टर्म, जिसमें कि सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिल करके जो है ये काम करती हैं। उसके बाद में जो खनिज संपदा, ठीक है, जो खनिज संपदा बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज टाइप हो गया, मतलब खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि अब ये बचेंगे नहीं, तो उन लोगों के पुनः मतलब रिसाइकलिंग करने के लिए, ठीक है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार ने इस जो बजट है उसमें बात अपनी कही है। ऑफशोर माइनिंग ऑफ मिनरल्स की बात भी कही है। तो ये हो जाएगा। फिर आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की हम यहाँ पे उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आम लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं डिजिटली उन तक पहुंचाने के लिए, जैसे आजकल मिलता है ना, बहुत सारी सुविधाएं आपको डिजिटली मिल जाती हैं, है ना। पहले हर एक चीज के लिए जाकर के आपको लाइन लगना पड़ता था। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आपको अपना एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको अपना एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको जो है अपना राशन कार्ड बनवाना है, तो इन सब के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता था, घंटों लाइन लगे रहो धूप में, और बहुत मतलब लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी। अब क्या है, बहुत आसान है, आप जो है बढ़िया तरीके से ई सेवा के थ्रू अपना वेबसाइट पे एप्लीकेशन दे दीजिए, या ई सेवा के लिए CSC सेंटर्स अलग अलग खुले हुए हैं, वहां जाइए, वहां जाकर के अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आजकल मिल जाता है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको क्रिएट करने के लिए, क्योंकि चीजें जो है बहुत सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से आसान होती जा रही है और डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के लिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो क्रेडिट के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ, लॉ एंड जस्टिस के क्षेत्र में कितना हो गया आजकल। देखिए लॉ एंड जस्टिस के क्षेत्र में भी पहले अगर आपका कोई मान लीजिए कोर्ट में केस चलता है और आपको ये जानना है कि उसकी अगली तारीख कब पड़ेगी, तो आपको उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पेशकार के पास आइए, उसको 200-500 रुपए दीजिए, तब जाकर को डेट बताएगा। आजकल ई कोर्ट करके एक एप्लीकेशन आ गया है, गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, आम जनता के लिए खुला हुआ है।
आप ई कोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अपने केस की डिटेल्स उसमें भरिए, मतलब आपका जिला, आपका जो भी कोर्ट है वो, और आपका कोर्ट का केस का पूरा डिटेल्स उसमें अपडेट होता रहेगा कि भाई आपकी अगली तारीख कब है, उसमें क्या हुआ, क्या बहस हुई, क्या एटसेट्रा, सब कुछ उसमें आएगा। तो चीजें आसान हो रही हैं, लेकिन इस आसान चीजों की पहुंच सब तक हो, उसके लिए वी नीड टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी लगातार काम किया जा रहा है। अगली प्राथमिकता जो है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज अबाउट अर्बन डेवलपमेंट, की शहरों का विकास। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट में क्या किया गया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में क्या है कि ऐसे शहर जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है, ऐसे 14 बड़े शहर हैं, है ना, तो उनमें इस तरह की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और इस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि ऐसे जो सिटीज हैं वो उनका डेवलपमेंट हो। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पूरा बजट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसके नीचे भी इसका पूरा डिटेल भी है, तो वो उसके लिए आप लोग जो है बजट की पूरी, मैं आप लोग को पूरे फुल बजट की पीडीएफ वैसे आपको मिल ही गई होगी आजकल। तो मुझे लगता है कि बजट का भाषण खत्म हुआ नहीं कि उसके बाद में पीडीएफ चलने शुरू हो गए। तो एक बार जो आपको अपने काम की चीज लगे उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और बाकी मोटी मोटी चीजें तो हमें आप देख ले रहे हैं, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि बजट में क्या क्या हुआ, और फिर उसमें जो आपके काम की चीजें हैं उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। डिटेल जो बजट आपके पास में पीडीएफ है उसमें, अपने ग्रुप में भी शायद शेयर किसी ने किया हुआ है, मैं भी कर दूंगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से जो बजट की पूरी ऑफिशियल कॉपी इसकी आई हुई है। अर्बन हाउसिंग को लेकर के बहुत काम किया जाना बाकी है। तो 10 लाख करोड़ रुपया जो है सेंट्रल का का निवेश होगा, जिसमें कि सेंट्रल असिस्टेंस होगा 2.2 लाख करोड़ रुपए का अगले 5 साल में। इसके अंतर्गत PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये PMAY 2.0 है, और इससे जो है जो शहर में रहने वाले गरीब और मध्यम तबके के जो परिवार हैं, उन लोगों, ऐसे 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और टोटल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है, जिसमें कि 2.2 लाख करोड़ जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा ये सहायता प्रदान की जाएगी। स्ट्रीट मार्केट्स, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के, मतलब अर्बन इकोनॉमी का ना कह सकते हैं कि बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रल पिलर भी हम कह सकते हैं स्ट्रीट बिजनेसेस को, है ना, स्ट्रीट मार्केट्स को। स्ट्रीट मार्केट्स में आपको रीजनेबल चीजें मिल जाती हैं, स्ट्रीट मार्केट्स में आपको एफोर्डेबल चीजें मिल जाती हैं। स्ट्रीट मार्केट्स में कोई, मतलब जो भी दुकानदार, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके का है कि नहीं हम बड़े मॉल्स में जाएंगे तो इतना पैसा खर्चा वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें, तो स्ट्रीट मार्केट्स अर्बन इकोनॉमी में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो स्ट्रीट मार्केट्स के अपग्रेडेशन के लिए नई योजना भी शुरुआत की गई है ना। 100 वीकली हाट और स्ट्रीट फूड हब्स प्रति वर्ष जो है अगले 5 साल तक जो कुछ कुछ सिलेक्टेड सिटीज में लाए जाएंगे। तो कई जगह तो स्ट्रीट फूड मतलब इतना अब तो ये बहुत स्टैंडर्डाइज चीजें हो गई कि आज चलो स्ट्रीट फूड खा के आ जाते हैं, है ना। स्ट्रीट फूड के नाम से कई सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा उनकी ब्रांडिंग हो गई है, उनकी वो पॉपुलराइज हो गए हैं। तो स्ट्रीट मार्केट्स के, अच्छा, स्ट्रीट मार्केट्स के अंतर्गत कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, कितने लोगों का घर चल रहा है ना। मतलब आप देखिए तो छोटी छोटी चीज वहां जैसे बेचने वाले लोग ना, छोटी छोटी चीज, जैसे आप चले जाएंगे तो कुछ लोग आपको केवल सॉक्स बेचते हुए मिल जाएंगे, केवल वो सॉक्स का पैकेट लेके घूम रहे हैं। कुछ लोग आपको केवल रुमाल बेचते हुए मिल जाएंगे, रुमाल का पैकेट लेके घूम रहे हैं। कुछ लोग आपको 100 रुपए वाला रेबेन का चश्मा बेचते हुए मिल जाएंगे, बोला रेबेन का चश्मा खरीद लो 100 रुपए का तो 100 रुपए का रेबेन का चश्मा आपको मिल जाएगा। अच्छा, वो 100 रुपए का रेबेन का चश्मा बेचारा बेच रहा है। कुछ लोग मूंगफली बेच रहे हैं, कुछ लोग जो है आपका इस तरीके छोटे छोटे छोटे, कितने लोगों का रोजगार स्ट्रीट फूड से चल रहा है। ऐसे लोगों को बड़े मॉल्स में एंट्री मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वहां तो एंट्री लेने के लिए ही, मतलब इनके हैसियत से बाहर की बात है। तो ये सब लोग पल रहे हैं, है ना। तो स्ट्रीट फूड्स, स्ट्रीट मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्बन इकोनॉमी। तो इसके ऊपर सरकार ने, मतलब ये एक अच्छी चीज है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान गया और उन्होंने इसके ऊपर काम किया। छठी जो प्राथमिकता है वह क्या है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज के लिए। उसके बाद में पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी अगर आप देखें तो इसमें एनर्जी स्टोरेज के लिए काम किया गया है। परमाणु रिएक्टर्स के
रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम की गई है। उसके बाद में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं एनटीपीसी और भेल के बीच जो भी है, इनके बीच में कुछ इस तरह के प्रपोजल दिए गए हैं कि एक हम लोग जो है जो भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, जो महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट्स हैं एनटीपीसी और भेल, तो उनको जो है 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट, ठीक है, ये नई तकनीक के साथ मिल करके इनको शुरू करने के लिए कहा गया है। उसके बाद में जो उद्योगों के लिए हार्ड टू अबेट है ना, हार्ड टू अबेट करके जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं उनको वर्तमान में उनका जो एक काम करने का तरीका है, उसको हम लोग कह सकते हैं, उस तरीके को जो नाम दिया गया है, इन लोगों ने कहा है, उसको कहा है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड वाला जो मोड है, उस मोड को इंडियन कार्बन मार्केट मोड में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब इंडस्ट्रीज के लिए पहले जो रोड मैप होता था वो क्या था, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। तो ये इसको कहा गया है कि हार्ड टू अबेट है, मतलब इतना आसानी से ये नहीं हो पाता है, तो उसको कहा गया है इंडियन कार्बन मोड। अब ये डिटेल में पढ़ने पे समझ में आएगा इंडियन कार्बन मोड में ये क्या कहना चाहते हैं। खैर, अगली जो प्राथमिकता है वो क्या है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में सरकार ने 1,1,1,1,1,1 करोड़ रुपया, 11,11,111 करोड़ रुपया जो है, ये कुल जीडीपी का 3.4% है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि बहुत जरूरी है, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को जो है कुल 12 महीने उनको सड़क संपर्क मिले, इसके लिए चौथे चरण की शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए भी यहाँ पे बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आएगा, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो इरिगेशन पे काम करना पड़ेगा, फ्लड मिटिगेशन, बाढ़ को रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जैसे कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक और ऐसी अन्य जो योजनाएं हैं वो बिहार में शुरू की गई। बिहार में कोसी की विपदा बार बार आती रहती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी बिहार को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाती रहती है। उससे बिहार से कुछ विशेष लगाव, विशेष प्यार है, इसलिए क्षति पहुंचाती रहती है। तो उससे भी बचने के लिए ये सपोर्ट बिहार को दिए गए। साथ में आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में भी फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और बाकी इस तरह के अतिरिक्त जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। टूरिज्म में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है? टूरिज्म में जो है एक देखिए विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर जो है, ये कहाँ पे, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर और राजगीर में। तो ये सब जो है यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। उसके साथ में जो है और भी टेम्पल्स को, मॉन्यूमेंट्स को, क्राफ्ट्समैनशिप को, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को, नेचुरल लैंडस्केप्स और साथ साथ में उड़ीसा में जो बीचेज हैं, जगन्नाथपुरी और बाकी जगह पे, तो उन बीचों के लिए भी, जो बीच हैं उनको भी अपग्रेड करने के लिए, ताकि वहां पे पर्यटन स्थल का बढ़िया तरीके से विकास हो, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनोवेशन के ऊपर, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। इसमें जो है एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए किया जाएगा? ये जो बिल्कुल बेसिक रिसर्च है ना, और क्या, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो है उसके लिए ये एक नया फंड शुरू किया गया कि भाई आप लोग रिसर्च में काम करो। उसके बाद में 1 लाख करोड़ रुपए का फिनेंसिंग पूल जो है वो किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो लोग भी आ रहे हैं कमर्शियल स्केल पे ना, बड़े स्तर पे, उन लोगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है कि भाई निजी क्षेत्र में भी आप अनुसंधान करो। केवल सरकार को ही अनुसंधान करने का हक नहीं है कि सरकारी अनुसंधान केवल बाहर के लोग ना कर सके,
है ना। तो बाहर के लोग भी कर सकते हैं, हम आपको 1 लाख करोड़ रुपया देंगे, आप भी अंतरिक्ष में जाइए, आप भी जो है नए नए मतलब नए नए रिसर्च करिए, नई नई चीजें लेकर के आइए। तो ये सबके लिए ये रास्ता मतलब ये क्षेत्र खोल दिया गया है। उसी तरीके से स्पेस जिसकी मैं बात कर रहा था, अगले 10 वर्ष में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का, है ना, एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा, है ना, वेंचर कैपिटल फंड 1,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और अगली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, अगली पीढ़ी के लिए इन लोगों ने जो है ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रूरल लैंड में ये लोग क्या क्या एक्शन लेंगे। इसमें जो है एक इन्होंने फिर से एक नया नंबर जनरेट करेंगे। अभी तो ये इन्होंने आधार जनरेट किया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, अब ये एक ULPIN जनरेट करेंगे, ULPIN, ठीक है। ULPIN मतलब क्या हो जाएगा आपका, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इसको हम लोग भू आधार कहेंगे सभी लैंड्स के लिए। अब जो है बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि भाई भूमि किसकी है तो कैसे पता लगेगा, तो बोला अंगूठा लगाओ, है ना, अंगूठा लगाओ पता लग जाएगा किसकी जमीन है। तो बहुत सारे दीवानी जो मामले हैं कोर्ट के वो खत्म होने वाले हैं। तो वैसे कह रहा हूँ, लेकिन एक स्कीम है, देखिए कहाँ तक सफल हो पाएगा। जितने भी कैडेस्ट्रल मैप्स हैं उन सभी का मतलब जो भू संबंधी मैप है ना, उन सभी का डिजिटलीकरण तो ये तो किया ही जा रहा है, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि सभी राज्यों में हो ही गया होगा। जैसे जिन राज्यों को मैं जानता हूँ, मतलब जिनका मैंने देखा है, जैसे मैंने बिहार का देखा है, उत्तर प्रदेश का देखा है, आंध्र प्रदेश का देखा है, पश्चिम बंगाल का देखा है और दिल्ली का देखा है। तो इन राज्यों में तो हो गया, तो मुझे लगता है कि शायद सभी राज्यों में हो गया होगा। जो बचा है उसका भी करने का डिजिटलीकरण प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र रूप, अच्छा मतलब ये जैसे सर्वे जिसको बोल रहे हैं ना कि भाई सर्वे के हिसाब से सर्वे कर दिया जाए मैप का, ताकि अब एक नए सिरे से जो एक करेंट ऑनरशिप है भाई अभी क्या, क्योंकि आप देखेंगे गांव में अभी भी जो खाते खतियान होते हैं उसमें दादा परदादाओं के नाम होते हैं जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, तो कई बार उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सर्वे होगा तो जो व्यक्ति उसके वर्तमान स्वामी है उनका ही नाम आ जाएगा, और फिर यदि वो डिजिटलाइज हो जाएगा तो फिर वो पहले तो फिजिकल था तो नाम चेंज करना मतलब एक फिजिकल प्रोसेस हुआ करता था, अब डिजिटल हो जाएगा तो अब नाम डिजिटली भी चेंज हो जाएगा। कई सारी आधार से लिंक हो गया, अब आधार से लिंक हो गया तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उसके 4 बेटे हैं, आज जमीन उसके नाम पे है, आधार से आपका मैप लिंक हो गया तो 4 बेटे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम फिक्स कर लेगा कि अगर इसके पास मान लीजिए कि 4 बीघे जमीन है तो 1-1 बीघा है, चारों बेटों की हो जाएगी ऐसा। तो फिर आगे भी इस तरीके से, तो ऐसा कुछ सिस्टम मतलब आगे चल करके डेवलप हो जाएगा, जिससे कि ये जो समस्या थी नामों की वो धीरे धीरे आगे चल के खत्म हो जाएगी। समय लगेगा लेकिन ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। लैंड रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा और साथ में उससे फार्मर्स रजिस्ट्री को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो लैंड रजिस्ट्री से फार्मर्स रजिस्ट्री को कनेक्ट करने से जो जमीनों की खरीद बिक्री में जो धांधली चलती है ना कि उसके नाम पे था उसने बेच दिया, हाँ, और फिर उसने उसको ही बेच दिया, उसको ही बेच दिया, उसको ही बेच दिया, जमीन एक है ना, विक्रेता एक, खरीदार 3। अब एक ही जमीन को 3 ने खरीदा, तीनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच रहे हैं, फिर बोलते हैं सीनियर मोस्ट किसका डॉक्यूमेंट है उसी का माना जाएगा, बाकी 2 भैया आप ठगे गए। इस तरह से बहुत चलता है, चलता था, अब तो बहुत कम हो गया है, जब से आधार इनेबल्ड चीजें हुई तो अब कम हो गया है, पर फिर भी तो अब उसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्बन लैंड से रिलेटेड है ना, तो उसको भी डिजिटाइज किया जाएगा, GIS मैपिंग ये सब की जाएगी। और उसके बाद में जो है श्रमिकों के लिए भी बहुत सारी सेवाएं यहाँ पे शुरू की गई है। वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे ई श्रम पोर्टल अगर कभी भी है तो इनको पूरा इंटीग्रेट किया जा रहा है बाकी पोर्टलों के साथ में, ताकि जैसे ही आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें तो आपको बढ़िया तरीके से जहां पर भी आपके लिए काम है तो आपको पता लग जाए, है ना। बहुत तेजी से जो है वो आपका लेबर मार्केट चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से जो एक हम कह सकते हैं कि स्किल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, नए नए एरियाज आ रहे हैं जहाँ पे नए नए स्किल्स के बंदों की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से नए नए जॉब्स आ रहे हैं, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर जब कुछ कुछ क्या बोलते हैं
एडवर्टाइजमेंट्स आता है तो उसमें कुछ कुछ लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और इस तरीके से अन्य कोर्सेज ऑनलाइन में चला रहे हैं। तो खैर जो कोर्सेज चला रहे हैं वो चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो एक अपना ऐड देते हैं, तो उस ऐड में वो लोग डराते हैं कि आपको फायर कर दिया गया, आपके साथी को रख लिया गया, जबकि आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा काबिल है, पर क्या आपको चैट जीपीटी आता है? पर क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसमें जो काम पहले 5 घंटे में करते थे अब 1 घंटे में कर सकते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। खैर वो लोग तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट इट मार्क्स अ क्वेश्चन, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैं आपको बता रहा हूं कई सारी चीजें ऐसी है ना, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले संडे को हमारा एक वैश्विक हिंदी परिवार करके समूह है, जिसमें कि पूरे देश, पूरे विश्व से हिंदी प्रेमी और हिंदी के विद्वान जुड़े हुए हैं। तो उसका मैं भी एक सदस्य हूं। तो हम हर संडे को एक कार्यक्रम होता है वैश्विक हिंदी परिवार का। तो उसमें अभी पिछली बार एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट में भाषा को लेकर कितना काम किया जा रहा है, कितना काम किया, इस इंटरफेस पे कितना काम हो रहा है। हम लैपटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसमें इतने फीचर्स हैं कि हमारे काम को यूं कर सकते हैं, यूं। पर वो हमें चूंकि पता नहीं है तो उसको हम लोग घुमाते रहते हैं। जिस काम को करने में हमें 2 घंटे लग सकता है, वो काम 5 मिनट में हो सकता है, केवल 5 मिनट। तो ये चीजें जो है, मतलब ये फीचर्स जो है, ये पता होना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको, ये भी तो एक स्किल है ना आज के जमाने में। आज के समय का ये भी स्किल है कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी चाहेगी ना कि मैं ऐसे एम्प्लॉयज को रखूं जो मेरे काम को तेज गति से कर सके। तो ये हर क्षेत्र में इस तरह का स्किल, हर क्षेत्र में इस तरह का स्किल पड़ रहा है। हर क्षेत्र मतलब आई एम टेलिंग लिटरली इन हर क्षेत्र में पड़ रहा है। अब वो जमाना चला गया कि जो 20 साल से नौकरी करके आया है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा है। अब अनुभव के साथ जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी से वर्स है, जो टेक्नोलॉजी के पास है, जो टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली यूज कर सकता है अपने काम में, उसकी डिमांड ज्यादा है। दैट विल आई कैन से लीड नॉट ऑन एट ऑल एक्सटेंट बट अप टू सम एक्सटेंट ऑन एक्सपीरियंस ऑल्सो। एक्सपीरियंस्ड आदमी एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना चाहिए। कल ऐसा हो गया कि एक पीडीएफ फाइल थी जिसमें लगभग 4000 लोगों के नाम थे और उनका डेटा था, और उसमें से कुछ डेटा पिक करना था। A very senior officer of 57, 58 years, a very experienced, a very senior and very experienced officer of 57, 58 years was working on that Excel sheet, on that data, and he wanted some मतलब some hand picked data. उसको कुछ चाहिए, उसमें से कुछ चाहिए. Now what was he doing? Do you believe? Excel तो पता हो गया, बेसिक Excel उसको आता है। अब वो क्या कर रहा है कि जैसे मुझे एक पर्टिकुलर डेटा के कितने लोग या कितना डेटा है, तो ही इज काउंटिंग 1 2 3 5 7 8, देन कंसोलिडेट कैसे करना है ना, ये सारी चीजें हैं। तो उसको थोड़ा सा मतलब ये कि अरे इसमें तो सर एक फिल्टर करके और ऐसे अरे अरे मैं पिछले 6 घंटे से काम कर रहा हूं, ये तो आधे घंटे से भी कम में ये काम हो सकता है जो मैं पिछले 6 घंटे से कर रहा हूं। Isn't it a skill? हाँ है। हम सब एक्सेल जानते हैं, लेकिन उस एक्सेल के फीचर्स हम में से कितने लोग जानते हैं, किस लेवल तक जानते हैं? ये भी तो स्किल है। इस बेसिस पे भी तो आज आपको जॉब मिल ही रही है ना। आप टैली आपने सीख लिया, वो भी स्किल है। आप आज जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आपने एक नई स्किल सीख ली, तो वो भी एक स्किल है, उसके बेसिस पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। चैट जीपीटी आ गया, उस पर भी कर लीजिए। नए नए और एआई टूल्स आ रहे हैं, उस पर भी कर लीजिए। आजकल वो डेटा साइंस आ गया, उसके ऊपर कर लीजिए। तो तमाम चीजें जो है नए नए तरीके से आ रही हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो रील बनाना सीख लीजिए। तो रील बनाना सीख लीजिए, वो भी स्किल है। उसके आधार पे भी आज आपको जॉब मिल जा रही है, मतलब और कुछ नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हो ही जा रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। तो ये हमारा पूरा बजट का पार्ट ए हो गया। अच्छा, साथियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, मतलब हम लोग ठीक जा रहे हैं, है ना। हाँ, एनपीएस वात्सल्य, मतलब अब जो है ये एनपीएस से वात्सल्य करके जो है एक नई योजना लेकर के आएंगे बच्चों के लिए, है ना। मतलब है ना, ये वात्सल्य नाम रख करके चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो एनपीएस से प्यार करना शुरू कर दें
जो एम्प्लॉय एनपीएस को देखना नहीं चाहता है। एम्प्लॉइज क्या चाहता है? ओपीएस चाहिए हमें, लव ओपीएस। सरकार चाहती नो नो नो, यू हैव टू लव एनपीएस। दैट इज व्हाई वी आर गिविंग यू वात्सल्य योजना बच्चों के लिए, मतलब है ना, थोड़ा क्या उसको बोलते हैं, मतलब ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, थोड़ा आकर्षित करने के लिए, है ना। ओपीएस नहीं देंगे आपके बच्चों के लिए, हम नई नई स्कीम्स दे रहे हैं। ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप अच्छा करें, अभी आप सरकार है, आप जो करें हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल हमें सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ना सारी चीजें हो रही हैं, आप देखेंगे। जॉब एक्सपीरियंस को, हाँ वाह, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत, इसके ऊपर तो खैर हम लोग अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, और यदि ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो आने वाले एक आध साल में हम लोग इसके ऊपर एक बहुत मजबूत सिस्टम, मतलब हमारा अपना छोटा सा एक सिस्टम क्रिएट कर लेंगे कि संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ नौकरी के उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। पता ही नहीं चल पाता करें क्या, हम बेरोजगार हैं, हम कुछ कर सकते हैं, मेरे पास स्किल है, आई हैव सम नॉलेज स्किल, आई हैव द विल टू डू। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे एक्चुअली नॉलेज स्किल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जैसे मेरे पास तो ये काम है, जैसे मुझे ना, मैं एक शहर में काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक सेटअप है, मुझे ना डिलीवरी करनी। अब डिलीवरी करने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो डिलीवरी कर सके, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट है। बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे उसके लिए ढूंढना पड़ता है। चलिए, जो मैं अपना लोकल रिसोर्सेज या लोकल तंत्र है उसको इस्तेमाल करता हूँ और मैं ढूंढता हूँ, लोग मिल जाते हैं। और यदि एक कोई ऐसा बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ तंत्र हो जाए कि मैंने अपना फटाफट फटाफट एक रिक्वायरमेंट डाला, है ना, और मुझे वो रिक्वायरमेंट एकदम फ्लैशबैक हो गया भारत के सभी ऐसे लोगों को जो उसमें डीम फिट होते हैं, जिनको लगता है कि दिस जॉब इज फिट फॉर देम, और फिर उसमें से जो है एक फिल्टर हो करके और करके मुझे फटाक से एक मेरे लिए काबिल आदमी मिल गया। अब सोचिए कितना बढ़िया, बड़े स्तर पे काम हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे पिछले कई महीनों से ऐसे कुछ लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, हायर करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जो कि अपने घर बैठे बैठे अपने दिन के एक आध घंटे पार्ट टाइम में काम करके हमारे साथ जुड़ करके थोड़ा सा हमारा जो मतलब जो भी हमारे कार्य हैं फाउंडेशन के, उसमें हमारी मदद कर सके, और उसके लिए हम उन्हें कुछ रिन्यूमरेशन दे सके, उतना इट विल नॉट बी लाइक सैलरी की बड़े स्तर पे दे सके। तो क्या ऐसे काम ढूंढने वालों की कमी है क्या? नहीं है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो काम ढूंढने की, चलो मैं कुछ तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पास समय फिर भी है, और कुछ और पैसे की आवश्यकता है, एक आध घंटे या मैं कुछ पार्ट टाइम ऐसा मुझे काम मिल जाए, तो मेरे को कंप्यूटर आता ही, सब कुछ आता ही है, तो मैं कर लूँ, तो मेरे को कुछ मिल जाए, तो मेरा कुछ खर्चा पानी निकल जाए। ऐसे ढूंढने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से मिलाएगा कौन? कौन ऐसा मैकेनिज्म है? तो कुछ प्राइवेट इस तरह के, ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हैं जरूर, लेकिन वो इतने, मतलब उसको हम लोग इतना ऑथेंटिकेटेड या उस तरीके से नहीं मान सकते, क्योंकि फिर उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता है, उनका अपना कमीशन, उनके अपने लाभ निहित होते हैं, तो वे फिर उस तरीके से वो चीजें उतना सही तरीके से काम नहीं कर पाती। अगर सरकार के स्तर पे इस तरीके का काम किया जाए, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म या पोर्टल डेवलप करके और ऐसे कुछ बनाया जाए, तो ये बहुत बहुत काम, हम लोग खुद भी अपने स्तर पे छोटे स्केल पे इसमें काम कर रहे हैं, पर सरकार ने ऐसा सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, एंड इट शुड हैपन। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जो हमसे सीधे सीधे संबंध रखता है। अभी तक तो हम लोग योजनाओं और इसके बारे में बात कर रहे थे, अब हम आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन के ऊपर आते हैं। मेरी थोड़ी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, तो मेरी टैक्स और इसमें थोड़ा हाथ तंग है मेरा, मेरे को शुरू से इतना समझ नहीं आता है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें मैं आपको उतना क्लियर ना कर पाऊं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम लोग पढ़ लेते हैं, और आप में से जो लोग इसके एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग इसके बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो बीच बीच में अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जीएसटी की सफलता से उत्साहित कौन कौन उत्साहित है? जो भी लोग उत्साहित है, पता नहीं, मतलब ज्यादातर लोग तो हमको निरुत्साहित ही दिखते हैं, पर ठीक है, अगर बजट में कहा जा रहा है कि जीएसटी की सफलता से उत्साहित, तो उत्साहित होकर के जो है, और अब क्या किया जाएगा, और इसे एक्सपैंड किया जाएगा, बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें जीएसटी को, मतलब सब जगह जीएसटी लागू कर दी जाएगी, मूल रूप से एक है। सीमा शुल्क, है ना, सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी को उन अलग अलग जो विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए भी इसको प्रस्तावित किया गया। वो विशेष क्षेत्र क्या क्या है? मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब इन विशेष क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी, इन क्षेत्रों के भी विशेष
प्रोडक्ट, जैसे 3 कैंसर ड्रग्स हैं जिनका नाम है ट्रास्टुजुमैब, डेरुक्सिटिकान, ऑसिमेरिचिनीब एंड डुरालुमैब, है ना। तो इनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से निकाल दिया गया, जो कि एसेंशियल कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पे, जो कि एक्सरे मशीन्स में यूज किए जाते हैं, है ना, तो उनके भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में चेंज किया गया, बढ़ाया गया कि घटाया गया इसमें नहीं लिखा हुआ है। मोबाइल फोन और रिलेटेड पार्ट में जो है इसको कम किया गया है, मतलब मोबाइल फोन अब आपके सस्ते हो जाएंगे और इससे रिलेटेड पार्ट भी सस्ते हो जाएंगे। बढ़िया खबर है, सब लोग नया नया मोबाइल ऑर्डर करने की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में जो प्रीसियस मेटल्स हैं, प्रीसियस मेटल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंटल अगर हम कह सकते हैं, तो उसमें भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो सोना खरीदने की तैयारी कर लीजिए, बहुत बढ़िया है ना। सोना पे 6% और प्लेटिनम पे 6.4%, ठीक है। दूसरे मेटल्स जो है उसमें भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिसमें कि फेरो, निकल, ब्लिस्टर, कॉपर, ये सब आ जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो है मेटेलिक जो भी प्रोडक्ट होंगे और उससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, तो उसमें जो है उसके प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होंगे, है ना। फेरस, स्क्रैप, निकल, कैथोड, तो इन सब में बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है ना। और 2.5% कॉपर स्क्रैप पे कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है, किससे? ऑक्सीजन फ्री कॉपर रजिस्टर्स जो है जो बनाने वाले हैं ऑक्सीजन फ्री कॉपर, है ना, तो उसके लिए जो है कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। तो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, अमोनियम नाइट्रेट पे 7.5 से 10% कर दिया गया है। प्लास्टिक में जो है 10 से 25% कर दिया गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, फ्लेक्स बैनर्स पे बढ़ा दिया गया है, तो ये महंगा हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सब में नहीं, स्पेसिफाइड टेलीकॉम, मतलब उसमें कुछ नाम दिए होंगे जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो ट्रेड फैसिलिटेशन में क्या किया गया है, इसमें भी जो है डोमेस्टिक एविएशन को, है ना, और पोर्ट और शिप के एमआरओ को। एमआरओ का मतलब क्या होता है? एमआरओ का मतलब होता है कहाँ है हम लोग? अच्छा, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या? हम ये टैब शेयर कर देते हैं। तो एमआरओ को जो है, एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग को दिखता नहीं, तो बोलना चाहिए ना, दिख नहीं रहा। मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है? जी सर। तो स्क्रीन दिख नहीं रहा, आप लोग बोल ही नहीं रहे, सिर्फ दिख नहीं रहा करके। तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शिप्स के लिए, बोट्स के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये होते हैं। जैसे गाड़ियों के लिए वर्कशॉप होती है ना, वैसे ये एमआरओ होते हैं। तो उसमें जो है इसको, इसका जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड इम्पोर्ट, हाँ, तो इसमें जो भी मतलब इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इक्विपमेंट्स जो भी डिजाइन वो मतलब बनाए जा रहे हैं या मेंटेन किए जा रहे हैं, रिपेयर किए जा रहे हैं, है ना, इंपोर्ट करके, तो उसके एक्सपोर्ट की जो पहले अवधि थी कि भी अगर आपने मंगाया और आपने बना करके आपको 6 महीने के अंदर वापस करना है, तो ये इसको बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। इसको बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया है। तो ये सारा जो है आप देखेंगे तो इसमें उसके बाद में वारंटी के तहत अगर मतलब वही फिर आयात की समय सीमा, अगर आप दोबारा वारंटी के तहत अगर आप रिपेयर करने के लिए मंगाते हैं, तो उसकी आयात की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई, ठीक है। ये तो मतलब जो लोग उस सेक्टर से रिलेटेड है ना। क्रिटिकल मिनरल्स, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों में कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और 2 अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। कौन कौन सा देख लेंगे। सोलर एनर्जी वे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम भी सरकार के द्वारा हो रहा है। सौर सेल और पैनल के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मतलब इसमें आपके सोलर सेल्स और पैनल्स लग रहे हैं, इनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब सोलर एनर्जी को और सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। मैरीन प्रोडक्ट्स में जो सर्टेन ब्रूट स्टॉक हैं, उसके बाद पॉलीकेट वर्म्स हैं, श्रिम्प हैं और फिश फीड्स हैं, उसमें 5% कम कर दिया गया है। और श्रिम्प और फिश फीड के लिए
कस्टम ड्यूटी। मतलब ये जो मछली पालन चलता है, विशेषकर अगर आप कोस्टल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे फिशरीज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वहाँ पे फिश फीड मतलब फिश फूड जो है, मछलियों को खिलाने वाले खाने का एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये सब इसमें ये सारे काम किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेदर में क्या किया गया है। लेदर और टेक्सटाइल में इसमें भी कम किया गया है, बीसीडी को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, और ये मेथिलीन डाइफिनाइल डिसोसाइनेट जो है यार्ड, इसको मतलब कम किया गया, मतलब बेसिकली थोड़ा सस्ता हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है कपड़े और बाकी लेदर से बनी हुई चीजें थोड़ी सस्ती हों, दैट वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस में। ये तो हो गया आपका जीएसटी की बात की गई और कस्टम ड्यूटी की बात की गई। अब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। टैक्स पेयर सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा, टैक्स सर्टिनिटी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में जो टैक्सेशन प्रोसेस में एक बहुत सारा लिटिगेशन है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भाई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम में लिटिगेशन इत्यादि कम हो, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। उसके बाद में काम किया जाएगा। इनहैंस रेवेन्यूज फॉर फंडिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए जो राजस्व है उनको बढ़ाया जाएगा, मतलब ज्यादा पैसे दिए जाएंगे सरकारी योजनाओं के लिए। 58% कॉर्पोरेट टैक्स का जो है जो पिछले वर्ष यानी कि सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम FY23 में था, तो उसका जो है हाँ ठीक है, तो ये है कि फिनेंशियल ईयर मतलब वित्त वर्ष 2023 में जो एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन प्रोसेस किया गया था, उससे जो टोटल कॉर्पोरेट कर का 58% है ना, तो उसका फायदा जो है वित्त वर्ष 24 में आने वाले समय में 2/3 से अधिक करदाताओं ने इस कॉर्पोरेट कर के 58% वाला जो ये एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन व्यवस्था की गई थी, उसका फायदा लोगों ने उठाया है। ठीक है, ये तो आपका एक डायरेक्ट टैक्स में आ गया। उसके बाद में अब अभी के लिए क्या प्लानिंग है सरकार की, तो इसमें जो चैरिटीज हैं है ना, उनके ऊपर, चूंकि चैरिटीज के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए जो है क्या क्या इसको किस तरीके से सरलीकरण इसका किया गया है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो जो पहले अलग अलग 2 टैक्स एग्जेम्पशन रेजिम थे कि यदि आप चैरिटी यानी कि दान करते हैं तो आपको अलग अलग 2 स्लैब में कैसे उसका लाभ मिलेगा, इसको एक कर दिया गया है। उसके साथ में 5% टीडीएस रेट जो है वो अलग अलग पेमेंट पे जो 5% टीडीएस रेट था उसको मर्ज करके 2% टीडीएस रेट कर दिया गया। 20% टीडीएस रेट जो है म्यूचुअल फंड के लिए जो यूनिट्स हम परचेज करते थे, तो उसमें 20% टीडीएस रेट जो लगता था उसे विड्रॉन कर लिया गया, मतलब नहीं लगेगा अब ऐसा। हाँ, मतलब यदि आप म्यूचुअल फंड में अगर रीपरचेज करते हैं यूनिट्स को, तो उसके ऊपर आपको दोबारा से टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये बढ़िया चीज कर दी इन्होंने। और उसके साथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जो है टीडीएस रेट कम करके 0.1% कर दिया गया है। और अच्छा, डीटीएस पेमेंट में टीडीएस पेमेंट में डिले होता है ना, स्टेट मतलब आपको टीडीएस फाइलिंग करने में यदि डिले होता है तो पहले इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए रीअसेसमेंट यानी कि जो आपका इनकम टैक्स मतलब रीअसेसमेंट होता है उसको सिंप्लीफाई किया गया। कैसे किया गया? Assessment can be reopened beyond 3 years up to 5 years from the end of assessment year only if the escaped income is 50 lakhs or more। अगर 50 लाख के ऊपर की आय को आपने नहीं दिखाया है तो मतलब जो असेसमेंट है इसका मूल्यांकन है, इसको आगे 3 साल तक, पहले था कि 3 साल तक हम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, अब इसे 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ केसेस में ये जो टाइम लिमिट है उसे 10 से 6 कर दिया गया है। सर्च केसेस में, अभी सर्च केसेस क्या है ये इनकम टैक्स वाले बताएंगे कि सर्च केसेस का मतलब यहाँ पे क्या है।
खोज मामलों का, अच्छा सर्च केसेस क्या है ये देख लीजिएगा, इनकम टैक्स वाले जो है उसको बता देंगे, आपको पढ़ लीजिएगा अगर आपसे संबंधित है तो। उसके बाद में रीअसेसमेंट की बात हो गई, फिर रेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, है ना, इसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। उसके बाद में टैक्स पेयर सर्विसेज के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स में हाँ, इनकम टैक्स में हाँ, टैक्स पेयर सर्विसेज में, तो टैक्स पेयर सर्विसेज में सीमा शुल्क और आयकर की सभी सेवाएं, जिसमें जो अभी तक अधिकांशतः सेवाएं हो चुकी हैं, क्या डिजिटलाइज्ड, जो बाकी बची हैं उन्हें भी डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। और जिसमें जो भी सुधार करने के लिए अपील इत्यादि की गई है, अपील की गई थी, उसके ऊपर जो आदेश दिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से इफेक्ट करने के लिए भी इस बजट में बात कही गई है। उसके अतिरिक्त टैक्सेशन में लिटिगेशन और अपील से इनको इनके बारे में कहा गया है कि विवाद से विश्वास स्कीम 2024, है ना, ये विवाद से विश्वास स्कीम योजना शुरू की गई है। इसमें जो है जो भी पेंडिंग अपील है रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स, इनको बढ़िया तरीके से खत्म करने की पूरी यहाँ पे तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। उसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स इत्यादि सब फाइल करने के जो लिमिट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं, है ना। इस लिमिट को रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो टैक्स ट्रिब्यूनल्स के लिए अपील 60 लाख तक की अपील टैक्स ट्रिब्यूनल्स देख लेंगे। अगर 60 लाख तक का कोई विवाद होगा किसी भी टैक्स से रिलेटेड, तो जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स सेटअप किए गए हैं दे विल हैंडल इट। 2 करोड़ तक का हाई कोर्ट करेगा और 5 करोड़ तक का सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब 2 करोड़ से मतलब 60 लाख से ये लिमिट है, मतलब 60 लाख तक का कौन करेगा, टैक्स ट्रिब्यूनल्स। 2 करोड़ तक का कौन करेगा, हाई कोर्ट। और 5 करोड़ तक कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और 5 करोड़ के ऊपर होगा तो कौन करेगा, पता नहीं। सेफ हार्बर रूल्स एक्सपेंडेड टू रिड्यूस लिटिगेशंस एंड प्रोवाइड सर्टेनली। 5 करोड़ के ऊपर का टैक्स होता है तो वो तो उसके लिए कोई विवाद की आवश्यकता नहीं, अपील की आवश्यकता है, तो माफी हो जाता है हमारे देश में। तो उसके लिए कोई कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो सेफ हार्बर रूल्स एक्सपेंडेड टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए भी लोगों ने, तो ये टैक्सेशन से संबंधित सारी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये है बेसिकली। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, संभावना पूरी तरह से बन जाती है, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल ताजी खबर है ये, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में दोनों ही आपके जो संस्थाएं आ जाती हैं, ये ESIC भी और EPFO भी दोनों ही आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, NPS के लिए नियोक्ताओं द्वारा खर्च की कटौती कर्मचारी के वेतन से 10 से 14% तक बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ओहो, मतलब reduction of expenditure by employees towards NPS to be increased from 10 to 14% of the employee's salary। तो नुकसान है, तो नुकसान हो गया। मतलब अब पहले 10% हम लोग देते थे, अब 14% देना पड़ेगा। अरे सैलरी कम हो जाएगी। और क्या है, 20 लाख तक की छोटी चल विदेशी संपत्तियों की गैर रिपोर्टिंग को दंडित किया गया। मतलब क्या बोल रहे हैं, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ स्मॉल मूवेबल फॉरेन एसेट्स अप टू 20 लाख डीपेनलाइज। अच्छा, आप विदेश से लाइए 20 लाख तक का सामान, आप बताएंगे नहीं तो फिर भी उसके ऊपर आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। पहले 20 लाख पहले कम था, अभी इसको 20 लाख बढ़ा के कर दिया है। तो यहाँ पे 14% हम देंगे तो सरकार कितना देगी, इसके बारे में तो लिखा नहीं। NPS में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉइज टुवर्ड्स NPS टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 14% ऑफ द एम्प्लॉइज सैलरी। ठीक है। इक्वलाइजेशन ऑफ लेवी ऑफ 2% विड्रॉन, ये भी यहाँ पे एक प्रपोजल है कि लेवी कम कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये महत्वपूर्ण सबसे आखिर में, है ना। ये जो जिस चीज के ऊपर लोगों की नजर रहती है ना, वो सबसे आखिर में रखते हैं, है ना, सबसे लास्ट में रखेंगे, ताकि पूरा बजट पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में हम ये बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो पहले 50,000 मिलता था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। और यही एक मोटे तौर पे बदलाव दिख रहा है पिछले साल और इस साल में। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इनहैंस्ड फ्रॉम 15,000 से 25,000। ठीक है।
तो ये जो है, अच्छा, तो अब इस तरीके से देखिए, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इनहैंस्ड फ्रॉम 15,000 से 25,000। तो 25,000 तक जो पेंशनर्स है वो जिनको फैमिली पेंशन जो मिल रहा है, फैमिली पेंशन जो मिल रहा है, उसको में 25,000 तक का उनको कर जो है वो माफ हो जाएगा। और 50,000 पहले एक्सटर्नल डिडक्शन था, वो 75,000 हो जाएगा। तो अब 0 से 3 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं भरना है। यदि आप 3 से 7 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स भरना है। 7 से 10 लाख कमाते हैं तो 10%, 10 से 12 लाख कमाते हैं तो 15%, 12 से 15 कमाते हैं तो 20%, और 15 से ऊपर कमाते हैं तो 30%। ठीक है, तो इस तरीके से नए टैक्स रिजीम में एक सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो 17,500 रुपया इनकम टैक्स में बचत कर सकता है। तो इस प्रकार से ये इनकम टैक्स में जो है वो ले दे के कुछ बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। 17,500 रुपये का आप बचत कर सकते हैं, ऐसा ये मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यदि आप 20 लाख रुपए से ऊपर कमाएंगे तो 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो 20 लाख का 30% मतलब कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। 14 लाख आपके हाथ में आएगा, और 14 लाख में से कुछ और बाकी तो ले देंगे, मतलब 13-14 लाख रुपया आप कमाएंगे। तो इससे अच्छा 20 लाख का पैकेज पे हम ज्वाइन ही ना करें। हम पहले ही 12 लाख के पैकेज में ज्वाइन करें तो कम टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। तो ले दे के बात तो बराबर ही हो जाएगी। जो 12 लाख कमाएगा वो 20% भरेगा, और जो 20 लाख कमाएगा वो 30% भरेगा। तो सर जूनियर ट्रांसलेटर 3 से 7 वाले में आएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर फिलहाल आ जाएंगे 12,672, 12,672 नहीं, 60,000 65,000 तो आपकी सैलरी बनेगी ही। मतलब शुरू में तो नहीं बनेगी, शुरू में डिपेंड अपन 10 लाख पे जाएगा। हाँ, अगर आप A क्लास सिटी में है तब तो निश्चित तौर पे, अगर आप B और C में है तो थोड़ा कम बनेगा। तो 3 से 7 वाले में कम संभावना है, 7 से 12 वाले में आएंगे ऐसा। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है 35,600 आपका बेसिक, तो 35 दूनी 70, नहीं डबल तो नहीं होता है, 50% ये 35,400 55 के आसपास इन हैंड शायद मिलता है सर। नहीं, तो इन हैंड मिलता है, पर इन हैंड से मतलब ये ना ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बन रही है उससे, उसमें फिर बाकी जो डिडक्शंस होगा है, तो डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा बजट के बारे में हमारी पूरी जानकारी हमने देख ली बढ़िया तरीके से। बहुत सारी चीजें हमने मतलब एक एक करके जान लिया। एक मोटे तौर पे बजट के बारे में बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक बिखरी चीजें समझ रहे थे उसको हमने जान ली। और किसी को इसमें कुछ एड ऑन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के सेशन को यहीं पे फॉलो अप करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? नहीं सर, सारा एस्पेक्ट तो चर्चा हुई चुकी है। सब कुछ चर्चा हो गया, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए, पटना हाई कोर्ट वालों के लिए आज तीसरे दिन का असाइनमेंट ऑलरेडी सुबह 6 बजे लाइव हो चुका है। आप लोग इसे करें। कैसे अपलोड करना है मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो कल भेज दिया है, उसे अपलोड करें। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को 1 अगस्त को बढ़िया तरीके से एक सर्टिफिकेट इशू हो। और मुझे यह बात कहने में खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारा अक्ष फाउंडेशन जो है अब मतलब ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इससे जो सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, डोंट टेक इट एज ए कि ये ऐसी है, इट्स नॉट अ प्राइवेट एंटिटी, है ना। इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये इसका वैल्यू बहुत अच्छा रहता है, मतलब इसके सर्टिफिकेट्स का वैल्यू आपको हमेशा कहीं पर भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूं ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं सरकारी नौकरी में मिल जाएगा या ऐसा, लेकिन कई जगह पे इसका वैल्यू आपके लिए मतलब ये सर्टिफिकेट का वैल्यू आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि आपको ये मैराथन का सर्टिफिकेट मिले अक्ष फाउंडेशन की तरफ से 1 अगस्त को। पर मिलेगा उन्हीं को जो लगातार 7 दिन अपना असाइनमेंट करेंगे और अपलोड करेंगे। प्रश्न ये है कि सर मैं 1 तारीख पहले वाले दिन अपलोड ही नहीं कर पाया था, दूसरे वाले दिन अपलोड नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं था अपलोड कैसे करना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। पहले और दूसरे दिन का जो अपलोड करने का जो लॉक किया गया है उसे मैं सैटरडे संडे में ओपन कर दूंगा। तो आपने जो किया है उससे कर सकते हैं, नहीं भी किया है तो करके कर सकते हैं, उतनी सुविधा भी आपके लिए। लेकिन एट द एंड
जिन लोगों के 10 दिन के असाइनमेंट अपलोडेड रहेंगे उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दे विल ओनली बी declared as the qualifier of marathons. Lap 1 again we will start lap 2 soon after the lap 1 ends. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारी जो अनुवाद अभ्यास पुस्तक है वह अब अमेजन पे उपलब्ध है और 2 से 3 दिन के अंतर्गत डिलीवरी हो जाती है। पहले अनुवाद अभ्यास की डिलीवरी काफी लेट होती थी क्योंकि हम लोग मैनुअल उसको प्रोसेस करते थे। अब 2 से 3 दिन में इंडिया में कहीं भी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, एंड इट इज बीइंग डायरेक्टली डिस्पैच्ड बाय अमेजन टीम। तो अब हमें हमारा टेंशन ही खत्म हो गया है ना, पूरा का पूरा। मतलब इसमें यह है कि जितना पैसा आप पे कर रहे हैं, जैसे हम मुझे 265 रुपया दे रहे हैं, है ना, दिस इज जस्ट फॉर अ ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के साथ में। 265 रुपया आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसमें तकरीबन 135 रुपया अमेजन ले रहा है ये पूरा डिस्पैच, पैकिंग और इस प्रोसेस में, क्योंकि वो बहुत सही समय पे आपको मिल जा रहा है ना। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चीज हम लोग कर रहे हैं तो आप तक सही समय में पहुंच जाए, और लगभग 110 रुपया जो है वह इस पुस्तक को प्रिंट कराने में खर्चा आता है। तो ले दे के जो है 245 रुपए का आपका इसमें पूरा खर्चा है, और बाकी ले दे के तो 265 रुपए आप जो दे रहे हैं, इट इज ओनली बीइंग स्पेंट ऑन द मैकेनिज्म। मेरे पॉकेट से कुछ नहीं लग रहा है, लगेगा तो मैं करूंगा भी नहीं, मतलब मुश्किल है करना ना, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन इससे फायदा ये हो रहा है कि ये आपको सही टाइम पे इसकी डिलीवरी हो जा रही है, और इजी टू ऑर्डर एंड इजी टू रिसीव इट हो गया। तो हम लोगों ने 400 पुस्तक सेकेंड एडिशन में बनवाई थी, जिसमें से कि लगभग 150 पुस्तकें जा चुकी है, 250 पुस्तकें हैं। हमारा ये लक्ष्य है इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अगले 1 महीने के अंदर में हम लोग ये पूरी 250 पुस्तकें विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। तो हम इसके तीसरे एडिशन पे भी काम कर रहे हैं जो थोड़ा इससे और अच्छा, मतलब चूंकि अब धीरे धीरे अनुभव आता जा रहा है कि और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो हम थोड़ा उसको और अच्छा करके हम उसको, जैसे अभी इस बार हमने क्या किया है ना कि सारे पैसेज एक साथ डालें। अब हम लोग जो थर्ड एडिशन लेके आएंगे उसमें हम लोग ना टॉपिक वाइज पैसेज डालेंगे। मतलब जैसे हमने साइंटिफिक पैसेज एक साथ डाल दिया, फिनेंशियल पैसेज एक साथ डाल दिया, जो फिलोसफिकल पैसेज एक साथ डाल दिए हमने, जो है हिस्टोरिकल पैसेज एक साथ डाल दिए हमने, लिटरेचरल बेस्ड मतलब साहित्यिक तरह के पैसेज एक साथ डाल दिए हमने, जो है लीगल पैसेज एक साथ डाल दिए। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग सेगमेंटेड करके प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से लाने के लिए। और साथ में इस बार कैसे था, ग्लॉसरी हमने अलग से दिया नहीं था, इस बार हम ग्लॉसरी भी देंगे हर पैसेज के साथ, ताकि आपको थोड़ा आसान हो अनुवाद करने में। तो ये सब कुछ थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। तो आवर प्लान इज टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, बट तब तक जब तक ये 250 खत्म हो जाए। तो मेरा ये है कि अनुवाद अभ्यास जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, ऑन अ ऑनेस्ट नोट, यदि आपको लगता है कि आपके काम की पुस्तक है या बाकी लोगों के काम में आ सकती है, तो आप रिकमेंड करें, बताएं। और लिंक है, मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो आपको बहुत आसान है, उस लिंक को शेयर करके सीधा अमेजन पर ऑर्डर करेंगे, अमेजन को भेज देगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वंदना जी, हम इस बार वन लाइनर्स भी ऐड करेंगे और खूब सारे ऐड करेंगे, है ना, जिससे कि IBPSSO के लिए भी आपको आसानी हो जाए और भी जो एग्जाम्स आते हैं उसके लिए भी आसानी हो जाए। तो इस बार हम ये सारी चीजें ऐड करेंगे, और हो सकता है थोड़ी और मोटी बुक हो जाए पर काम की बुक हो जाएगी। तो ये हम थर्ड एडिशन को, सेकेंड एडिशन तो जस्ट क्या था, उसमें कुछ ज्यादा खास हमने नहीं दिया था, मतलब ऐड नहीं किया था, और थर्ड एडिशन को हम थोड़ा और मतलब उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक मेरी विनती आप लोगों से है कि जो भी आपके सर्कल में लोग हैं उन्हें आप अवश्य इसकी लिंक साझा करें, ताकि जिन तक नहीं पहुंच पा रही उन तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास इसको एडवर्टाइज करने का आई डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म कि मैं इसको एडवर्टाइज कर सकूं सिवा आप लोगों के थ्रू ही जो एडवर्टाइज होगा, एंड दैट इज अ नेचुरल वे टू एडवर्टाइज। अगर हो रहा है तो ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पड़ा हुआ है, पर मैं ये चाहता हूँ कि नया वर्जन में लाऊं, क्योंकि दिमाग में आया है तो फिर जितना जल्दी आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए एक ऐसे की शानदार बुक पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक ही बुक में बाइलिंगुअल एसेज होंगे, एक ही सब्जेक्ट पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक साथ, मतलब एक सब्जेक्ट पे हिंदी में, उसी सब्जेक्ट पे इंग्लिश में। इट विल नॉट बी ट्रांसलेशन अगेन, मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया है आपको कि ये अनुवाद नहीं होगा, इंग्लिश का अलग कंटेंट होगा, हिंदी का अलग कंटेंट होगा, बट सब्जेक्ट एक ही मतलब टॉपिक एक ही। जैसे हम अगर लिख रहे हैं सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस में हिंदी में, सामाजिक न्याय पे मतलब सोशल जस्टिस इंग्लिश में, सामाजिक न्याय पे हिंदी में। तो ऐसे 500 शब्दों का ऐसे, तो इस तरीके से एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके, कितना बड़ा होगा कितना मोटा होगा तो देखते हैं, पर
ये भी सर, आपके पेपर 2 से पहले आ जाएगा। जी सर मैंने लर्निंग अक्ष फाउंडेशन वाले साइट से ऑर्डर किया है बुक, तो 3 दिन हो गया सर, और कितना टाइम लग सकता है आने में? नहीं, आपको लर्निंग अक्ष फाउंडेशन साइट से ऑर्डर नहीं करना था। लर्निंग अक्ष फाउंडेशन साइट से जो आपने बुक ऑर्डर की है वो एक्चुअली आपने ई बुक ऑर्डर की है और आपने उसके लिए 99 रुपीज पे किया होगा। नहीं सर, 265 दिया है। 265? हाँ जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं देख लूंगा। वो फिर हमें आपको फिजिकल डिस्पैच करवानी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट प्रकाशक आपको मिलेगा। ओके सर। हाँ, मिल जाएगा। आपने और पैसा पे किया है तो आपको बिल्कुल 100% बुक मिल जाएगी। आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। वो कैसे हुआ है मुझे पता नहीं, क्योंकि लर्निंग अक्ष तो ई बुक केवल है 99 रुपीज का। ऐसा ठीक है, चलिए। सो आज के सेशन को मैं यहाँ विराम देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर जल्दी। कल शाम को 9 बजे हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सेशन है। इंग्लिश लिटरेचर, तो जो साथी हमारे इंग्लिश लिटरेचर वाले कह रहे थे कि सर इंग्लिश सीबीएसई के लिए है या बाकी अन्य के लिए, तो जो लोग नहीं भी हैं, मान लीजिए आपका इंग्लिश लिटरेचर नहीं भी रहा है, फिर भी आप लोग जुड़िए, सुनिए, देखिए, जानने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग हिंदी इंग्लिश वाले हैं, हम लोग, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए एज ए अनुवादक। तो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग कल शाम को पढ़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट फैकल्टी कल रहेंगे जो हमें कल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एक मोटे तौर पे बताएंगे कि क्या किस तरह के प्रश्न संभावित हो सकते हैं और उसका हमें कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस किस प्रकार से पूरा हम लोग कल शाम को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जाने से पहले आप लोग बढ़िया तरीके से ना हिंदी एंथम सुनते हुए जाइए। भाषा की बहने हैं भारत की सारी भाषाएं, इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व, करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध